हेलो एवरीवन, उत्तर प्रदेश एक नई खोज के आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के अपने इस सेशन में हम लोग बातचीत करेंगे बेगम हजरत महल की अनसुनी कहानी के बारे में। बेगम हजरत महल इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसी मुस्लिम वीरांगना जो न केवल अंग्रेजों से लोहा लेती है बल्कि उन्हें नाको चने भी चबवाती है और अंत तक अंग्रेजों के हाथ भी नहीं आती है। तो आज हम बेगम हजरत महल की कहानी से जुड़े उन तथ्यों के ऊपर बातचीत करेंगे जो शायद ही आप जानते हो, और अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो बने रहिए एपिसोड के साथ अंत तक। आज पूरी की पूरी हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं बेगम हजरत महल की जिंदगी से जुड़े हुए उन महत्वपूर्ण घटनाओं और उन तथ्यों के बारे में जिन्होंने इस मुस्लिम वीरांगना को इतिहास के पन्नों में अजर अमर कर दिया है। दरअसल 1857 की जो आजादी की पहली लड़ाई थी उसकी ये पहली अकेली नेता रही है। दरअसल बात हो रही है 3 जुलाई 1857 की। 3 जुलाई 1857 के लखनऊ के कैसरबाग में स्थित चांदी वाली बारादरी की ओर एक जुलूस बढ़ रहा होता है। दरअसल यह जुलूस की अगर हम बात करें, इस जुलूस के बीच में एक सांवला पतला दुबला लड़का चल रहा होता है, और यह वो लड़का है जो इनका पुत्र था बिरजिस कादिर, या कहीं कहीं इन्हें बिरजिस कद्र के नाम से भी जाना जाता है। नवाब वाजिद अली शाह ने बेगम हजरत महल से मुता विवाह किया था। यह एक स्पेशल तरीके का विवाह होता है जो शिया संप्रदाय में उस वक्त प्रचलित था, और वाजिद अली शाह और बेगम हजरत महल का ही पुत्र बिरजिस कद्र था जो यहां पर जुलूस के बीच में चल रहे थे। और यह जुलूस जो है लखनऊ के नवाब के रूप में बिरजिस कद्र को घोषित करने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था। अब यहीं पर अगर हम देखते हैं कि जब नवाब वाजिद अली शाह बाद में बेगम हजरत महल को तलाक भी दे देते हैं, और यह तलाक वो कब देते हैं, जब वो लखनऊ को छोड़ते हैं, यानी कि लखनऊ छोड़ने से पहले उन्होंने बेगम हजरत महल को तलाक भी दे दिया था। अगर यहां पर हम बात करें तो एक राइटर हैं रोजी लेवलिन जोन्स, इन्होंने अपनी पुस्तक द ग्रेट अपराइजिंग इन इंडिया 1857-58 में इस बात का जिक्र किया है कि अंग्रेजों का यह मानना था कि ये जो जुलूस, ये जो प्रोसेसन लाया जा रहा था जिसमें लखनऊ के नवाब के रूप में बिरजिस कादिर को घोषणा की जा रही थी या उन्हें डिक्लेयर किया जाने वाला था, ये इतना बहुत ही बड़ा जुलूस नहीं है, और यहीं पर अंग्रेज जो है मात खा जाते हैं। क्योंकि अगर हम ये बात करें तो ये जुलूस अंग्रेजों के विरुद्ध अगर हम देखते हैं, जैसा कि उन्होंने सोचा कि यह एक सांकेतिक रूप से एक छोटा सा ही केवल जुलूस है, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल भिन्न थी। अब यह एक बहुत ही क्रूशियल टाइम था जब अगर हम देखते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा अवध पर कब्जा कर लेने के बाद जो दरकिनार कर दिए गए थे नेता, वो उन नेताओं का दल भी इस जुलूस में शामिल था, और इस जुलूस ने उन नेताओं को एक मंच पर इकट्ठा होने का मौका दिया। अब यहां पर अगर देखें तो दिल्ली, मेरठ और कानपुर के बाद यहां पर लखनऊ में भी 1857 का विद्रोह जो है धीरे धीरे धधक रहा था। 1857 की विद्रोह की जो आग है वो यहां पर भी पहुंच चुकी थी। इस तरह से अगर देखें तो पूरा का पूरा एक माहौल यहां पर भी धीरे धीरे बन चुका था क्रांति का। अब यहीं पर देखते हैं कि 30 मई 1857 का दिन होता है। 30 मई 1857 को यहीं पर मरियन छावनी के जो सैनिक हैं इन्होंने अंग्रेजों के घरों में आग लगा दी और 3 ब्रिटिश सैनिकों को मार दिया, मौत के घाट उतार दिया। इसी वक्त यहां पर अगर हम देखते हैं तो लखनऊ के जो चीफ कमिश्नर थे हेनरी लॉरेंस, इन्होंने सभी ब्रिटिश सैनिकों, महिलाओं, बच्चों और जो अन्य
ब्रिटिश असैनिक थे उन सब को रेजिडेंसी में चले जाने का आदेश दिया। लखनऊ जो पूरी की पूरी रेजिडेंसी थी उसमें चले जाने का आदेश दिया जिससे कि उनका बचाव हो सके। लेकिन अगर हम यहां पर देखते हैं कि 30 जून का दिन जब आता है तो यहीं पर 30 जून को जो है लॉरेंस को यह बात पता चलती है कि तकरीबन 5000 जो विद्रोही हैं वो रेजिडेंसी की ओर यानी कि लखनऊ शहर की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और लॉरेंस ने आनन फानन में यहां पर 600 सैनिकों को इकट्ठा किया और लखनऊ से तकरीबन 6 मील दूर चिन्हट पर दोनों सेनाओं के बीच भिड़ंत होती है। अब यहीं पर जब भिड़ंत होती है तो ब्रिटिश सिपाही जो है बुरी तरह से यहां पर हारते हैं, घायल होते हैं, मारे जाते हैं, उनका कत्लेआम किया जाता है और जो यहां पर विद्रोही रहते हैं वो पूरी की पूरी रेजिडेंसी का घेराबंदी कर लेते हैं, यहां पर उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और यहीं पर लखनऊ की गद्दी पर यानी कि नवाब की गद्दी पर बिरजेश कादिर को बिठा दिया जाता है। अब चूंकि बिरजेश कादिर जो है उस वक्त नाबालिग थे तो बिरजेश कादिर की जो देखभाल थी उनकी मां बेगम हजरत महल के हाथों में आ गई। अब बेगम हजरत महल की अगर हम बात करें तो यहीं पर जो अभी हमने जिस पुस्तक का यहां पर जिक्र किया तो इसी पुस्तक के अंतर्गत जो यहां पर राइटर हैं रोजी रेल्विन जोन्स जो है इन्होंने इस बात का भी यहां पर जिक्र किया है कि जो बेगम हजरत महल थी वो बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि की महिला थी। इनके पिता जो है अंबर वो एक अफ्रीकी गुलाम थे, वहीं इनकी माता का नाम जो है मेहर अफजा था और बेगम हजरत महल जो है यहीं पास में परी खाना संगीत स्कूल में संगीत सीखा करती थी और यहीं पर इनका एक अन्य नाम पड़ा महक परी। और इनकी जो सुंदरता थी और जो इनका कह ले कि वाक्पटुता थी और साथ ही साथ जो इनका बेहद कह ले कि कुशल नेतृत्व वाला जो मिजाज था इसने बहुत ही जल्द वाजिद अली शाह को अपने करीब कर दिया और वाजिद अली शाह जो है इनसे मुता विवाह कर लेते हैं। अब मुता विवाह जब यहां पर हो जाता है तो कुछ दिनों तक तो सारी चीजें बिल्कुल सही चल रही होती हैं, लेकिन बेगम हजरत महल का जो भाग्य है वो धीरे धीरे अब यहां पर देखते हैं डूबता हुआ नजर आता है। यानी कि इनका जो भाग्य है जो अभी तक मुस्कुरा रहा था नवाब वाजिद अली शाह के साथ शादी करके वो अब धीरे धीरे मुस्कुराना बंद कर देता है, क्योंकि यहां पर देखते हैं वाजिद अली शाह ने न केवल उन्हें तलाक दे दिया था बल्कि उन्हें अपने हरम से भी निर्वासित कर दिया था, यानी कि हरम से भी इनको बाहर कर दिया था। एक राइटर है रुद्रांशु मुखर्जी, उनकी एक पुस्तक है अ बेगम एंड अ रानी हजरत महल एंड लक्ष्मीबाई इन 1857। उन्होंने अपनी इस पुस्तक में इस बात का जिक्र किया है कि 1857 में वाजिद अली शाह को लखनऊ से अंग्रेजों ने निर्वासित करके कोलकाता भेज दिया है और जब वहां पर देखते हैं कि जब वो कोलकाता जा रहे होते हैं तो वहां पर जो महिलाओं का दल था, जो समूह था, उसमें बेगम हजरत महल शामिल नहीं होती हैं। यानी कि अब जो बेगम हजरत महल है वो बेगम हजरत महल नहीं रह जाती हैं। उनका जो कह लीजिए कि वर्चस्व था वो उस तरह का वर्चस्व नहीं था, क्योंकि यहां पर उन्हें तलाक दे दिया गया था। लेकिन बेगम अब यहां पर बेगम का जो कह लीजिए कि भविष्य था वो एक बार फिर से बुलंदी पर आता है जब उनका बेटा बिरजेश कादिर जो है नवाब और मुगल बादशाह का वली यानी कि कह लीजिए कि गवर्नर बन जाता है। तो फिर से एक बार इनका वर्चस्व जो है बुलंदी की ओर जाने लगता है और यहीं पर हम देखते हैं कि इन्होंने न केवल विद्रोहियों बल्कि आम लोगों की नेता के रूप में भी वहां के लोगों का नेतृत्व करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही यहां पर जैसे अभी हमने बताया कि चिन्हट पर यहां पर जो है ब्रिटिश सैनिकों के साथ और विद्रोहियों के साथ यहां पर युद्ध हो रहा था, जंग हो रहा था, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश रेजिडेंसी को घेर लिया था। तो यहां पर जब देखते हैं कि जो अंग्रेज सिपाही होते हैं उनकी हारने की खबर जब विद्रोहियों के पास पहुंचने लगती है, जो आसपास के अन्य विद्रोही रहते हैं तो वहां पर पहुंचने लगते हैं, तो अगले लगभग 8 महीनों में अगर हम देखते हैं यानी कि मार्च 1858 तक यहां पर हजरत महल जो है वो क्या करती हैं, विद्रोहियों का नेतृत्व करती हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्रोही जो है यहां पर आकर के इकट्ठा भी हो चुके होते हैं। अब यहीं पर अगर देखते हैं तो इस बीच अगर हम देखें तो तकरीबन जो 3 महीने का वक्त है
जो घेराबंदी के बाद यहां पर बात करते हैं, 3 महीने के वक्त बीत जाता है और इस 3 महीने के दौरान तकरीबन हम यहां पर देखते हैं 37 एकड़ में जो ये रेजिडेंसी पूरी की पूरी फैली थी, इसकी घेराबंदी कर ली जाती है, जिसमें 3000 ब्रिटिश सैनिक, बच्चे, असैनिक और उसके अलावा उनके जो समर्थक थे, उनके जो नौकर थे, वो सब के सब इसमें मौजूद हो गए थे। अगर एक रिपोर्ट की अगर बात करें तो तकरीबन यहां पर कहा जाता है कि 35,000 विद्रोहियों के द्वारा इस पूरी रेजिडेंसी की घेराबंदी कर ली गई थी। अब उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही थी, क्योंकि विद्रोही यहां पर अन्य स्थानों से भी धीरे धीरे आकर के जमा होने लगे थे। तो जैसे जैसे इनकी क्या कहते हैं संख्या बढ़ती चली जा रही थी, तो यहां पर जो एक अंग्रेज अधिकारी थे, ठीक है, जेम्स नील, उन्होंने पत्र लिखा लॉर्ड कैनिंग को और पत्र में उन्होंने यह बताया कि रेजिडेंसी के अंदर के हालात जो है बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं, ये अब सामान्य नहीं रहे हैं। और यहां पर साथ में जो लॉरेंस थे, हेनरी लॉरेंस, वो ये भी सोचने लगे थे कि ज्यादा से ज्यादा उनके पास 15 दिनों तक ही विद्रोहियों का सामना करने का एम्यूनिशंस बचा हुआ है और जो रसद सामग्री है, खाद्य सामग्री है, वो ज्यादा से ज्यादा 15 दिनों तक के लिए ही यहां पर बची हुई है। लगभग 3 महीने की जो घेराबंदी है, इसके दौरान जो यहां पर देखते हैं तो 3000 में से जो 3000 जो अंग्रेज यहां पर रेजिडेंसी में मौजूद थे, उनमें से आधे या तो भाग निकलने में सफल हो जाते हैं या फिर मार दिए जाते हैं विद्रोहियों के द्वारा। अब यहां पर आगे देखते हैं तो इसकी बात क्या होता है कि यहां पर जो घटना होती है कि जो बेगम हजरत महल रहती है, उन्होंने अपनी वीरता और साहस का अभूतपूर्व परिचय देते हुए यहां पर अगर देखते हैं पूरे अवध में अपने हक के लिए लोगों को लड़ने के लिए राजी कर लिया था। जिस तरह का उनका कुशल नेतृत्व था और जो इस तरह का उन्होंने साहस दिखाया, नवाब वाजिद अली शाह के तलाक दिए जाने के बाद भी वो निश्चय ही एक अभूतपूर्व था अपने आप में, जिसकी वजह से अवध के लोग जो है राजी हो जाते हैं अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध। अब यहां पर अगर देखते हैं जुलाई 1857 की शुरुआत हो चुकी होती है और जुलाई 1857 के अंतर्गत ही हेनरी लॉरेंस कि अगर हम बात करें तो वो सभी ठिकानों का मुआयना करने के बाद जो है अपने कमरे में जाते हैं, तो उनके कमरे में एक गोला आता है। हालांकि उन्हें इससे कोई चोट नहीं लगती है। यहीं पर एक पुस्तक है, डेटलाइन 1857 रिवोल्ट अगेंस्ट द राज। ये पुस्तक किसके द्वारा है? रुद्रांशु मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है और इसमें इन्होंने जिक्र किया है कि लॉरेंस जब अपने कमरे में जाते हैं तो उन्होंने कभी भी भूल से यह बात नहीं सोची होगी कि कोई निशानेबाज जो है उनके कमरे को दोबारा निशाना बनाएगा, और यहीं पर वो भूल करते हैं और कुछ देर बाद एक और गोला दागा जाता है इनके कमरे में, जिससे ये घायल हो जाते हैं। हालांकि इनके सैनिक जो है इनको बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये बच नहीं पाते हैं। इनकी मृत्यु हो जाती है 4 जुलाई को। तो 4 जुलाई को यहां पर जो हेनरी लॉरेंस है उनकी मृत्यु हो जाती है और साथ ही साथ यहां पर उनकी मृत्यु के बाद चुपचाप उन्हें इस रेजिडेंसी में दफना दिया जाता है और अगले कुछ दिनों तक इनकी मौत की जो खबर है वो किसी के साथ साझा नहीं की जाती है। अब साथ ही साथ यहां पर देखें तो अंग्रेजों को लड़ने के लिए, यहां पर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए यहां पर एक दरबार हफ्ते में 2 या 3 बार लगाया जाता था। किसके नेतृत्व में? बेगम हजरत महल के नेतृत्व में। और यह पूरा का पूरा जो दरबार है ऑर्गेनाइज कहां पर होता था? यहीं पर एक कोठी मौजूद है जिसे तारा कोठी कहते हैं। तो तारा कोठी में बेगम हजरत महल के नेतृत्व में 2 से 3 बार हफ्ते में यहां पर दरबार लगाया जाता था, जिसमें यह बात तय की जाती थी कि अंग्रेजों के विरुद्ध किस तरह से लड़ना है। पूरी की पूरी हम वहां पर रणनीति जो है ये तमाम सारी चीजों का जिक्र किया जाता था और इस दरबार में सरकार के कमांडर और साथ ही साथ उनके मेंबर भी मौजूद हुआ करते थे। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो यहां पर इस नेतृत्व में जो बेगम हजरत महल है अपने नेतृत्व के माध्यम से यहां की आवाम और यहां की रियाया को अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए यहां पर उत्तेजित करती हैं और यहां पर इस तरह से पूरे के पूरे अवाम को वहां की जो विद्रोह होते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर रखा था, वो एक तरह से संगठित होकर के एक कुशल नेतृत्व में अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब यहीं पर जब ये दरबार ऑर्गेनाइज हो रहा था तो यहां पर कुछ विज्ञापन भी जारी किया जाता है। किसके नाम से किया जाता है? जो यहाँ के नवाब थे। कौन नवाब बन चुके थे? एक तरह से अगर देखा जाए तख्त नशीन कर दिया गया था। किसको? बिरजिस कादिर को। तो उन्हीं के नाम से यहाँ पर कुछ विज्ञापन प्रकाशित किए जाते थे, जिसमें वो तालुकदारों को भी आदेश दिया करते थे कि जिस तरह से आम लोग अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं,
वो भी जो है इनका समर्थन करें। और जिस तरह से यहां पर लोगों के द्वारा, ताल्लुकदारों के द्वारा अंग्रेजों का विरोध का प्रदर्शन हमें देखने को मिलता है, जिस तरह से उन लोगों ने यहां पर इस नेतृत्व के अंतर्गत ब्रिजेश कादिर के नाम से जो विज्ञापन प्रकाशित किए गए थे, उनको जितनी गंभीरता से यहाँ के ताल्लुकदार, यहाँ की आवाम लेती है, वो अगर हम देखते हैं तो इसमें साफ हमें नजर आता है कि वो कितने गंभीर हो चुके थे अंग्रेजों के विरुद्ध लोहा लेने के लिए। अब यहीं पर देखते हैं कि ये जो विद्रोही होते हैं, उन्हें पहला झटका तब लगता है जब 25 सितंबर 1857 का दिन आ चुका होता है। 25 सितंबर 1857 के दिन आ चुका होता है और यहां पर हैवलॉक और आउटरम की अगर हम बात करते हैं तो इनके जो सैनिक होते हैं वो रेजिडेंसी में अंदर घुसने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन इनकी सक्सेस जो है विजय में परिवर्तित नहीं हो पाती है, क्योंकि जैसे ही इनके सैनिक यहां पर घुसते हैं, एक तो उनकी संख्या जो है कम होती है और साथ ही साथ जब ये यहां पर घुसते हैं, जिसकी घेराबंदी जो है ऑलरेडी की जा चुकी थी, तो यहां पर संख्या में कम होने की वजह से जब अंदर घुसते हैं तो वो तितर बितर हो जाते हैं और उनका जो आपस में कनेक्शन होता है वो पूरा का पूरा कनेक्शन टूट जाता है। चूंकि अगर हम यहां पर बात करें तो जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने दिल्ली पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था। तो जब ब्रिटिशर्स ने दिल्ली पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था तो वहां पर जो विद्रोही थे वो दिल्ली को छोड़ करके कहां पर आ रहे थे? अवध में आ रहे थे, लखनऊ में आ रहे थे और वो भी यहां पर इकट्ठा हो रहे थे। यहीं पर एक पुस्तक है अवध रिवोल्ट 1857-1858। ये पुस्तक जो है रुद्रांशु मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है। यहीं पर अगर हम बात करें तो यहां पर इस किताब में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जब जनवरी 1858 आ चुकी होती है तो लगभग यहां पर 1 लाख विद्रोही सैनिक जो है जमा हो चुके होते हैं। यानी जो सैनिकों की संख्या 35,000 थी वो अब कितनी हो चुकी होती है? 1 लाख के आसपास पहुंच हो चुकी है। अब भले ही अगर हम यहां पर देखते हैं अंग्रेज यहां से चले गए थे क्योंकि रेजिडेंसी को यहां पर पूरी तरह से सीज कर लिया गया था, लेकिन उनके मन में यह डर था कि अंग्रेज कहीं ना कहीं वापस जरूर आएंगे और इसके लिए यहां पर अंग्रेजों को जब वापस आए तो उनसे जितना संभव हो सके उनसे लोहा लेते हुए उनको न केवल युद्ध में हराया जाए बल्कि लखनऊ की रेजिडेंसी पर कब्जा बनाए रखा जाए। तो इसके लिए यहां पर करीब 15,000 मजदूरों को लेकर के लखनऊ की रक्षा करने के लिए यहां पर जो कैसरबाग है वहां पर कैसरबाग की चारों तरफ एक खाई बना दी जाती है जिसमें गोमती नदी का पानी डाला जाता है, जिससे कि जब यहां पर अंग्रेज चढ़ाई करें तो इस पूरी की पूरी जो कैसरबाग का जो यहां पर बारादरी थी इस पर कब्जा ना कर पाए। तो ये एक तरह से हम यहां पर देखते हैं तो क्या स्ट्रेटजी थी, ये तमाम चीजें हमें देखने को मिलती है। अब यहां पर आगे चलते हैं। यहां पर जो है नवंबर का महीना आ चुका होता है और नवंबर के महीने में यहां पर जो है कोलिन कैम्पबेल की अगर हम बात करते हैं तो इनकी अगुवाई में जो ब्रिटिश सिपाही होते हैं वो क्या करते हैं, रेजिडेंसी में फंसे हुए अंग्रेजों और उनके समर्थकों को वहां से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और कुछ हद तक निकाल लेते हैं। यहीं पर एक पुस्तक है जिसकी अगर हम बात करें द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी, ये पुस्तक जो है लिखी गई है चार्ल्स बर्ल के द्वारा। यहां पर इन्होंने बताया कि जब सैनिक यहां पर पहुंचते हैं और जो विद्रोही होते हैं तो यहां पर उनके बीच भिड़ंत होती है और यहां पर तकरीबन अगर हम देखते हैं तो यहां पर क्या होता है कि 3,000 विद्रोहियों की लगभग मौत हो जाती है। तो अब यहां पर अगर देखते हैं जो विद्रोही होते हैं उनकी मौत होना शुरू होती है। यहीं पर अगर हम देखते हैं तो जब यहां पर 3,000 विद्रोहियों की मौत होती है तो अंग्रेजों के द्वारा विद्रोहियों के 80 तोपों पर भी कब्जा कर लिया जाता है। 80 तोपों पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। अब जब यहां पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया तो यहां पर जो जेम्स नील था उसने विद्रोहियों को पेड़ों पर अगर हम देखते हैं तो खासकर वाराणसी में यहां पर कर्नल था जेम्स नील, उसने जो विद्रोही थे उनको आम के पेड़ों पर फांसी देना शुरू कर दिया और इस तरह से दिया कि लोगों के अंदर एक भय बैठ गया था, साथ ही साथ लोगों को तोपों के मुंह पर बांध करके उड़ा दिया गया। तो इस तरह से दहशत का माहौल जो है विद्रोहियों के अंदर पैदा किए जाने लगा। किसके द्वारा? जो यहां पर वाराणसी में जो जेम्स नील था उसके द्वारा। अब यहीं पर इरा मुखौटी की एक पुस्तक है हीरोइंस पावरफुल इंडियन वुमेन ऑफ मिथ एंड हिस्ट्री। इरा मुखौटी की यह पुस्तक है जिसमें वो इस बात का जिक्र करती हैं कि जो बेगम थी और उनके जो सिपाही थे उनके लिए इस वक्त सबसे बड़ी जो परेशानी का मसला था वो आलमबाग का महल था।
आलमबाग के महल की अगर बात करें तो क्योंकि वहां पर जो जेम्स आउटरम थे और उनके जो सिपाही थे वो लगातार वहां पर उनकी मौजूदगी बढ़ती चली जा रही थी और धीरे धीरे अगर हम देखते हैं तो ये जो परेशानी है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बनता चला जा रहा था बेगम हजरत महल के लिए। और बेगम हजरत महल ने आलमबाग के महल पर 9 बार हमला किया। अब यहीं पर हमला तो किया, लेकिन उन्होंने जो यहां पर जेम्स आउटरम के नेतृत्व में जो ब्रिटिश सिपाही थे उनको वहां से हटाने और कानपुर से उनका कनेक्शन काटने में नाकाम रही। यानी कि कानपुर से लगातार उनका संपर्क बना रहा, वहां से सप्लाई सैनिकों की आती रही, इसको वो रोकने में नाकाम रही। और यहां पर ऐसे ही अगर हम देखते हैं तो एक बार बेगम हजरत महल खुद जो है हाथी में बैठ करके हमला करने के लिए निकलती हैं। अब यहीं पर देखते हैं अचानक एक खबर आती है कि नेपाल के जंग बहादुर राणा, उनके नेतृत्व में जो गोरखा सैनिक हैं वो अंग्रेजों की मदद करने के लिए इस तरफ बढ़ रहे होते हैं। रुद्रांशु मुखर्जी अपनी पुस्तक में इस बात का भी जिक्र करती हैं कि जब बेगम को यह पता चला कि अंग्रेजों ने गोरखा सैनिकों के बदले जंग बहादुर राणा को शहर देने और साथ ही साथ लखनऊ की लूट से जो मिलने वाली संपत्ति है उसमें शेयर देने की बात की है, पेशकश की है, तो इसका तोड़ निकालने के लिए बेगम हजरत महल ने जंग बहादुर राणा को गोरखपुर के अलावा आजमगढ़, आरा और वाराणसी सौंपने की पेशकश की। और यह खबर, यह संदेशा जो है उन्होंने वहां पर कलंदरी फकीर के वेश में अपने सैनिकों के द्वारा भेजना चाहा, लेकिन अंग्रेजों ने उन सैनिकों को रास्ते में ही पकड़ लिया और मार दिया। यह मैसेज जो है राणा जंग बहादुर तक नहीं पहुंचने पाता है और राणा जंग बहादुर की जो सेना है यानी कि गोरखा सैनिक जो है वो लखनऊ की तरफ धीरे धीरे बढ़ चुकी होती है। नतीजा यह हुआ कि यहां पर जो गोरखा सैनिक हैं वो अंग्रेजों का समर्थन देने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। और इसी बीच जो है यहां पर कैंपबेल की अगर हम बात करते हैं, उनकी अगुवाई में लगभग 60,000 जो अंग्रेजी सैनिक हैं वो लखनऊ की ओर जो है लगातार बढ़ते हुए चले आ रहे होते हैं। अब इसमें से अगर हम देखते हैं तो 40,000 जो सैनिक थे वो यूरोपीय सैनिक थे और बाकी की अगर हम बात करते हैं तो वो इंडियन थे। इसके अलावा यहां पर देखते हैं तो सबसे अंत में क्या होता है, कैसरबाग के ऊपर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। अब कैसरबाग का अंग्रेजों का जब यहां पर कब्जा हो जाता है तो जो विद्रोही थे उन्होंने किसी तरह से जो है अपनी पूरी जान लगा करके बेगम हजरत महल को बचाया और बेगम हजरत भी बहुत ही बहादुरी से लड़ते हुए वहां से निकलती हैं। अब यहां पर एक पुस्तक हमें और देखने को मिलती है, एक पुस्तक हमें माई डायरी इन इंडिया, ये पुस्तक जो है विलियम रसल के द्वारा लिखी गई है। अब इस पुस्तक की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने कहा कि इसमें इन्होंने जिक्र किया है कि बेगम हजरत महल ने अंतिम समय तक बिल्कुल भी हार नहीं माना, अंतिम समय तक वो लोहा लेती रही और वो कैसरबाग में ही डटी रही। इससे पहले कि ब्रिटिश सैनिक जो है उनके महल में घुसते, वो 15 मार्च 1858 को लखनऊ से निकल जाती है और लखनऊ के करीब ही एक स्थान है मूसाबाग और वहीं पर से अंग्रेजों के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोल देती हैं और वहां पर मौलवी अहमद उल्लाह के साथ मिलकर के इन्होंने आखिरी बार अंग्रेजों से लोहा लिया। लेकिन यहां पर जो ब्रिटिश सैनिक थे वो भारी पड़ते हैं और यहीं पर क्या, जब भारी पड़ते हैं तो बेगम हजरत महल जो है अपने समर्थकों और अपने बेटों के साथ, बेटे बिरजिस कादिर के साथ जो है नेपाल की सीमा की ओर बढ़ चलती हैं और घाघरा नदी को पार करके उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान जिला है बहराइच जिला, यहीं पर एक किला है बौंडी का किला, यहीं पर अपना ठिकाना बनाती हैं, यहीं पर कयाम करती हैं। अब यहां पर इसकी बात की अगर हम बात करते हैं, जब वो यहां पर कयाम कर रही होती हैं, यहां पर रह रही होती हैं, तो इसी दौरान बुंदेलखंड से बचकर निकलने वाले जो मराठा नेता है नाना साहब, वो भी यहां पर आकर के उनसे मिलते हैं। लेकिन तब तक काफी देर हो चुका होता है और बेगम हजरत महल को यह लगने लगता है कि अंग्रेज उन्हें पकड़ लेंगे। तब वो नेपाल की ओर, नेपाल में शरण लेने के लिए चलती हैं और नेपाल पहुंच जाती है। तो वहां के जो जंग बहादुर राणा रहते हैं वो ये कहते हैं कि अगर बेगम हजरत महल शांतिपूर्वक यहां पर रहती हैं, वहां की जनता को उनके विरुद्ध नहीं भड़काते हैं, तो वो कोई भी हिंसात्मक आदेश बेगम हजरत महल के विरुद्ध नहीं जारी करेंगे और वो शांतिपूर्वक वहां पर रहने के लिए उन्हें अनुमति दे देते हैं। तो इस तरह से जो बेगम हजरत महल की बची कुची जिंदगी रहती है, उन्होंने नेपाल में ही
गुजारी। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 1857 की जो आज़ादी की पहली लड़ाई थी उसकी अगर हम बात करें तो ये पहली नेता थी जो उभर करके सामने आती हैं। इनका इतिहास में जिस तरह से इनका महत्व दिया जाना चाहिए था वो कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो वो महत्व इनको नहीं दिया गया है। अब यहीं पर अगर हम बात करते हैं इनके जो पूर्व पति जो वाजिद अली शाह थे उनकी अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने जब उन्हें इन तमाम चीज़ों के बाद पता चला तो उन्होंने कर्नल क्यूविनॉक से एक शिकायत की कि बेगम हजरत महल जो है जो वाजिद अली शाह का नाम का इस्तेमाल कर रही हैं इसके बारे में उनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। और यहीं पर क्या कहते हैं कि बाद में जो यहाँ पर वाजिद अली शाह होते हैं वो कलकत्ता में एक स्थान है मतियापुर, यहीं पर अपनी बाकी की ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। हालांकि अंग्रेज़ों के द्वारा बेगम हजरत महल को भी नवाब वाजिद अली शाह की तरह पेंशन की पेशकश की गई थी, लेकिन इस वीरांगना ने अंग्रेज़ों की इस पेशकश को ठुकरा दिया और अंततः जो अंग्रेज़ होते हैं बेगम हजरत महल की जो ख्वाहिश होती है भारत लौटने की उसको नहीं मानते हैं, क्योंकि बेगम हजरत महल ने खुददारी का परिचय देते हुए अंग्रेज़ों के सामने बिल्कुल भी झुकने की बात नहीं रखी और ना ही कभी सोची। ये वीरांगना जो है अंग्रेजों से डट कर लोहा लेती रही और अंत तक अंग्रेजों के हाथ नहीं आई और नेपाल में ही इनकी मृत्यु हो जाती है और वहीं पर इनको दफन कर दिया जाता है। तो ये पूरी की पूरी जो कहानी रही अतीत के पन्ने में दबी हुई बेगम हजरत महल की थी, जो कि एक अभूतपूर्व साहस के रूप में अपना परिचय देते हुए, एक कुशल नेतृत्व का परिचय देते हुए अंग्रेजों से अंत तक लोहा लेती रही और अंग्रेजों के हाथ ना आई, कभी भी अंग्रेजों को परेशान करती ही रही और इस तरह से नेपाल में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो हमारा आज का सेशन कैसा लगा इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास कोई इस तरह की कहानी है जिसे हमें अपने सेशन में शामिल करना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में उसको जिक्र ज़रूर करिएगा। अगर हमें लगेगा कि आपकी कहानी वाकई में हमारे सेशन में शामिल करने के लायक है, हमारे लिए लाभकारी है, हमारे बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए लाभकारी है, तो हम उस पर चर्चा ज़रूर करेंगे। और अंत में आप सभी के लिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की यहाँ पर जो है फाउंडेशन निश्चय बैच 5 जो है स्टार्ट हो चुका है। इसमें आप चाहें तो एडमिशन लेकर के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं स्टडी IQ PCS के एक्सपीरियंस फैकल्टी के गाइडेंस में। ना केवल यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी बल्कि आपके सिलेक्शन को भी इंश्योर किया जाता है। तो सलमान लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप स्टडी IQ के किसी भी कोर्स में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा, साथ ही मेरी मेंटोरशिप भी आपको फ्री मिलेगी। अगर आपका कोई सुझाव है, आप कोई बात मुझसे साझा करना चाहते हैं या कोई बात मुझसे शेयर करके किसी बारे में जानकारी चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल या मेरी इंस्टा ID दोनों एक ही नाम से है study.with-salman sir पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर मेरे जितने भी सेशंस हैं आपको PDF मिल जाएगी। इसके अलावा परीक्षा उपयोगी और भी अन्य महत्वपूर्ण बातें आपको यहाँ पर डेली अपडेट की जाती है, तो मेरे टेलीग्राम से चैनल से आप जुड़ सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। ध्यान रखिए अपना ख्याल रखिए और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हमें आपके जवाब और प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।